हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2025 में रिलीज होने वाली मिशन एक्शन और रोमांस से भरपूर फुल मूवी द गॉर्ज, जिसमें दो स्नाइपर्स को एक खास मिशन दिया जाता है, जिसमें टेलर और टेलर जॉय दो एलीट स्नाइपर्स का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें एक गहरी घाटी की निगरानी का मिशन दिया जाता है, बिना यह जाने कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये मूवी एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हुई थी। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इस मूवी में पूरा स्पेंस क्या था। कहानी शुरू होती है अंधेरी गुफा में। एक लड़की छुपी हुई है जिसका नाम ड्रेस है। उसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल है और वह किसी का इंतजार कर रही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस गुफा से कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट है जहां एक विमान लैंड करता है। जैसे ही राष्ट्रपति विमान से बाहर आते हैं, ड्रेस अपनी स्नाइपर से उन्हें निशाना बनाकर कत्ल कर देती है। यहां हमें पता चलता है कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक निहायत खतरनाक और माहिर निशानेबाज है। वह इस महारत से गोली चलाती है कि आसपास मौजूद लोगों को मालूम भी नहीं होता कि राष्ट्रपति पर किसने और कहां से हमला किया। अपना मिशन पूरा करने के बाद ड्रेस गोली के खोल को अपने पास रख लेती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के दूसरे मुख्य किरदार लीवाई पर, जो कि खुद भी एक एक्स आर्मी सोल्जर था, जो इस समय एक खास फैसिलिटी में एक खास मिशन के लिए बुलाया गया था। वहां मैडम बार्थो उसकी रिपोर्ट चेक करती है और पूछती है कि उसका रिकॉर्ड तो काफी शानदार है, 131 कंफर्म्ड किल्स, 62 प्रोबेबल। रिपोर्ट के मुताबिक उसने लगभग 200 कत्ल किए हैं, लेकिन जब लीवाई से पूछा जाता है तो वह बताता है कि यह संख्या हकीकत से कम है, यानी उसने इससे भी ज्यादा कत्ल किए हैं। उसकी स्नाइपिंग महारत को देखकर मैडम बार्थो उसे एक खास मिशन के लिए सिलेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमें दोबारा द्रासा दिखाई जाती है, जो रूस में अपने पिता के पास आई है। द्रासा एक बाउंटी हंटर है। पैसों के बदले वह दूसरों को मारने का काम करती है, लेकिन हर मिशन के बाद उसे अपने किए पर पछतावा होता है। हर साल वह अपने पिता को उन गोलियों के खोल देती है जिनसे उसने अपने टारगेट को मारा था, इस उम्मीद में कि शायद उसका दुख कुछ कम हो जाए। लेकिन अब उसके पिता इस सबसे तंग आ चुके हैं। वह एक ऐसी जिंदगी जीकर थक चुके हैं जिसमें उनका कोई अपना नहीं। वह अपनी बेटी द्रासा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुम अगले साल 14 फरवरी तक मर नहीं जाती तो मैं 14 फरवरी को खुदकुशी कर लूंगा। चाहे तुम उस दिन मेरे साथ हो या कहीं भी, कम से कम एक बार मुझे अलविदा कह देना। यह सुनकर द्रासा गहरे दुख में चली जाती है और वहां से वापस चली जाती है। इधर लिवाई को हेलीकॉप्टर के जरिए रूस और अमेरिका की सरहद पर लाया जाता है, जहां उसे 1 साल तक रहना होगा, पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटकर। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वह 3 दिन का सफर तय करने का फैसला करता है ताकि अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच सके। रास्ते में उसकी मुलाकात एक सीनियर से होती है जिसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। वह 1 साल की तन्हाई के बाद आखिरकार अपने घर वापस जाने का मौका पा रहा है। सीनियर लिवाई से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम वह पहले इंसान हो जिससे मैंने 1 साल में बात की है। फिर वह लिवाई को यहाँ के नियम समझाने लगता है। तुम्हें इस टावर की निगरानी करनी होगी। वह कहता है, ये पूर्वी टावर है जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। इस नदी के पार वह पश्चिमी टावर है जो रूस का है। इस नदी को अमेरिका और रूस की सरहद समझो। तुम्हें यहाँ 1 साल तक रहना होगा और अपनी ड्यूटी अंजाम देनी होगी बिना किसी से बात किए। वह आगे समझाता है, तुम्हारी मुख्य जिम्मेदारी इस इलाके की सुरक्षा करना है। थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें मशीन गन में एक गोली लोड करनी होगी। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा, और अगर जमीन से कोई सारण की आवाज सुनो तो एकदम कुत्ते की तरह भाग जाना। इस पर हैरान होकर लिवा पूछता है कि आखिर इतना तेज भागने को क्यों कह रहे हो, जिस पर जैक बताता है कि मुझे मेरे सीनियर ने यही कहा था, तो मैं भी तुम्हें यही बता रहा हूं। फिर लिवा पूछता है कि आखिर इतनी सारी सिक्योरिटी और सेफ्टी आखिर किसके लिए, जिस पर जैक एक बम नीचे फेंकते हुए कहता है, ये देखो। बम गिरते ही घाटी से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां कई सारे खतरनाक क्रिचर्स हैं जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन ईस्ट और वेस्ट टावर का काम ही उन घाटी से आने वाले शैतानों को बीच रास्ते में रोक देना है। अब जैक अपनी पूरी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन और हर एक चीज लिवा को सिखा देता है। अपनी 1 साल की नौकरी पूरी करने के बाद वह अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है तो वह जैक से उसका नाम, पता, डेजिग्नेशन और वर्क एक्सपीरियंस पूछता है। जैक जैसे ही सारी डिटेल्स कंफर्म करवाता है, तभी उनमें से एक शूटर उसे गोली मारकर उसी खाई में गिरा देता है, यानी कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। इसके बाद सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और अब हम लिवा की जिंदगी को देख पाते हैं। सबसे पहले वह कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है। जिन मशीनों के अंदर गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं उन्हें भरता है। इन लोगों को महीने में 1 बार अपने हेडक्वार्टर से बात करने की परमिशन होती है, तो वह सारी डिटेल्स हेडक्वार्टर में फॉरवर्ड कर देता है। फिर अकेले बैठकर सोचने लगता है कि क्या उसे भी बस 1 साल तक इसी तरह रहना पड़ेगा। एक दिन लिवाई ने पश्चिमी टावर से मशीनों के चलने की आवाज सुनी।
उसने सोचा कि उसे जाकर देखना चाहिए। जब उसने दूर से टॉवर की ओर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी जिसके बारे में वह जानता था कि वह एक आतंकवादी है। लीवाई की तरह ही उसे भी पश्चिमी टॉवर में नौकरी दी गई थी, जहां उसका काम सीमा की रक्षा करना और नीचे घाटी से आने वाले राक्षसों को मारना था। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से दूर थे, फिर भी वे संपर्क कर सकते थे। लेकिन महीनों तक वे इस सोच में पड़े रहे कि क्या उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। एक दिन ड्रोसा अपना जन्मदिन मना रही थी, लेकिन उसे कुछ भी रोमांचक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने एक गोली चलाई जिससे लीवाई का ध्यान उसकी ओर गया। उसने बोर्ड पर लिखा और उसका नाम पूछा, लेकिन लीवाई ने बताया कि यहाँ नाम बताना मना है। ड्रोसा को यह अजीब लगा और उसने फिर से बोर्ड पर लिखा, आज मेरा जन्मदिन है और मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। उसने नाचना शुरू किया और लीवाई से उसकी पसंदीदा डांस मूव पूछी, लेकिन बेचारा लीवाई नाचना नहीं जानता था। उसने बताया कि उसे सिर्फ गोली चलानी आती है। यह सुनकर ड्रोसा ने एक टेस्ट करने का फैसला किया। उसने अपने कमरे में एक बोतल रखी और लीवाई से इसे शूट करने के लिए कहा। लीवाई ने एक ही गोली में बोतल तोड़ दी और साबित किया कि वह एक शानदार स्नाइपर था। ड्रोसा को भी अपनी काबिलियत दिखाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने भी लीवाई के कमरे में एक बोतल रखी और उसे तोड़ दिया। जैसे ही लीवाई ने अपने टॉवर की ओर देखा, उसने पाया कि एक अजीब सा जीव उस पर चढ़ रहा था। बिना समय गंवाए उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। इस बीच ड्रोसा भी स्थिति को समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि घाटी से कई जीव ऊपर चढ़ रहे हैं, उसने भी अपनी पोजीशन संभाल ली। दोनों ने मिलकर सभी राक्षसों को मार गिराया। इस दौरान ड्रोसा का ध्यान लीवाई के टॉवर पर था, लेकिन उसने अपने टॉवर की ओर ध्यान नहीं दिया। तभी एक राक्षस उसके टॉवर तक आ पहुंचा। इससे पहले कि वह ड्रोसा पर हमला करता, लीवाई ने सही समय पर गोली चलाई और उसे मार डाला। सुबह मिशन खत्म हुआ और ड्रोसा ने लीवाई से कहा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा जन्मदिन था। दोनों हंसे और अपने काम में लग गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उनके बीच दोस्ती बढ़ती गई। हालांकि वे एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उन्होंने बहुत समय साथ बिताया। वे शतरंज खेलते, ड्रम बजाकर मनोरंजन करते और बातें करते। फिर 14 फरवरी का दिन आया, जो ड्रोसा के लिए बेहद कठिन था, क्योंकि इसी दिन उसके पिता की मौत हुई थी। उसने लीवाई को एक संदेश भेजा कि वह इस दिन अकेली महसूस कर रही है। यह सुनकर लीवाई ने एक योजना बनाई। उसने एक छोटा गैजेट बनाया और तार के सहारे पश्चिमी टॉवर जाने की कोशिश की। उसने एक रॉकेट के जरिए रस्सी ड्रोसा के टॉवर तक फेंकी और खुद को उसके पास पहुंचाने का प्रयास किया। ड्रोसा ने उसका स्वागत करने के लिए फूल तैयार किए थे, लेकिन लीवाई इस सफर में बहुत थक चुका था। फ्रेश होने के बाद दोनों ने साथ में डिनर किया। डिनर के दौरान ड्रोसा ने आखिरकार बताया कि यह दिन उसके लिए इतना मुश्किल क्यों था। उसने कहा कि उसके पिता ने इसी दिन आत्महत्या की थी। उसे खुश करने के लिए लीवाई ने अपनी जिंदगी की कहानी बताई कि उसके पिता और दादा सभी सैनिक थे। दोनों बातें करते करते नाचने लगे और एक खूबसूरत समय बिताया। लीवाई ने रात वहीं बिताई, लेकिन सुबह जब वह वापस लौटने के लिए रस्सी से लटका तो गलती से वह टॉवर की माइन से टकरा गई। बम धमाके की वजह से रस्सी टूट गई और लीवाई सीधा घाटी में गिर गया। ड्रोसा ने बिना समय गंवाए कुछ पैराशूट और हथियार उठाए और लीवाई को बचाने के लिए घाटी में कूद गई। घाटी का पानी अजीब पीली रोशनी से भरा था और हर जगह डरावने जीव थे। लीवाई एक पेड़ की शाखा से उल्टा लटक रहा था और तभी एक विशाल बहुपैरों वाला जीव उस पर हमला करने आया। लीवाई ने उसे गोली मार दी, लेकिन इसके साथ ही शाखा भी टूट गई और वह नीचे गिरते ही एक और विशाल जीव पर आ गिरा। वह जीव मुंह खोलते ही उसे निगलने ही वाला था कि ड्रोसा ने समय पर पहुंचकर उस पर गोली चला दी और लीवाई की जान बचा ली। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, अजीबोगरीब घोड़े जैसे जीव उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जो भी जीव यहाँ थे वे अपनी असली अवस्था में नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे 2 या 3 जीवों का मिला-जुला रूप थे। यहाँ पर घुड़सवार क्रीचर आकर इन पर तलवार से हमला करने लगते हैं और काफी अच्छी फाइट होती है। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अच्छे वीएफएक्स हैं। अब ये दोनों भी सोल्जर थे, किसी से कम नहीं थे, तो उनसे लड़ते लड़ाते अब यहाँ से आगे चलने का तय करते हैं, क्योंकि इन्हें ऊपर भी पहुंचना था। अब जब ये लोग गॉर्ड्स में चलते चलते आगे पहुंचते हैं तो जो येलो कलर की धुंध थी वो कहीं ना कहीं वायलेट या फिर कहीं की पर्पल कलर में बदल चुकी थी, यानी कि खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। जहां पर आगे जाने पर इन्हें ओपनहाइमर की बसाई हुई एक बस्ती दिखाई पड़ती है। तो बेसिकली ये उस टाइम की बस्ती थी जिस टाइम ओपनहाइमर एक बड़ा सा बॉम्ब बना रहे थे। न्यूक्लियर बॉम्ब था, मतलब सॉरी एटम बॉम्ब था, ताकि अगर देशों दुनिया में किसी और से झगड़ा वगैरह हो जाए तो सीधा बम फोड़कर एक दूसरे को मार दिया जाए। तो ये वही वाला प्लेस था जहां पर पूरी बस्ती बसी हुई थी, काफ़ी सारे सोल्जर्स भी थे। अब ये लोग और भी कुछ वहां पर समझ पाते कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ कैसे, बसी बसाई बस्ती एकदम से खराब कैसे हो गई, कि तभी यहाँ पर कुछ क्रिएचर इनका पीछा करने लगते हैं। तो ये लोग सर छिपाने के लिए एक चर्च में छिप जाते हैं, मगर यहाँ चर्च भी कोई कम मुसीबतों वाला नहीं था। यहाँ पर ह्यूमन स्कल रखने वाली कुछ स्पाइडर्स इन दोनों पर हमला कर देती हैं। ये लोग कैसे तैसे अपनी जान तो बचा लेते हैं और वहां से सीधा एक सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंचते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक पुरानी लैब थी
जो कि 1946 में बनाई गई थी। इस लैब में और ज़्यादा रिसर्च करने पर इन्हें एक पुरानी कैसेट मिलती है। इस कैसेट को जब ये प्ले करते हैं तो यहाँ पर एक डॉक्टर बताने लगती है कि हम लोग ह्यूमन डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर वो डीएनए खराब हो गया और अब इस प्लेस के जो प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस और जो अदर क्रिएचर्स हैं, उन सभी को यह जो एक्सपेरिमेंट है उसने एक बना दिया है। यानी कि इंसानों में से पेड़, जड़, तने वगैरह बाहर निकल सकते हैं, वहीं पेड़ों के अंदर से खून और मांसपेशियां बनना शुरू हो गई हैं। और जो क्रिएचर्स यानी कि इंसेक्ट्स हैं, थोड़े छोटे मोटे, उनमें भी इन दोनों डीएनए का मिक्सचर हो चुका है। मगर इसी बीच लवाई की नज़र कुछ अपडेटेड पीसीज पर जाती है। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जो कि 1946 की टाइमलाइन एरा से कहीं ज़्यादा आगे के थे, जिसमें एक डार्क मेल कंपनी का जिक्र किया गया था। अब यह जो कंपनी थी कुछ क्लासिफाइड चीज़ों पर काम कर रही थी जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल थीं, जैसे कि ह्यूमन के डीएनए को और ज़्यादा इवॉल्व कैसे किया जा सके, सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कैसे बदला जा सके। इन्हीं फाइल्स के साथ साथ में लिवा को एक वहाँ पर मौजूदा मिसाइल भी दिखाई पड़ती है, जिसके एक्टिवेशन पर अगर वो फटेगी तो 4.2 किलोमीटर के जोन की हर चीज़ को मिटा देगी। यही रीज़न था कि सभी काम करने वाले सैनिकों ने कहा था कि अगर ज़मीन के नीचे से किसी सायरन के बजने की आवाज़ आए तो इतना तेज़ भागना, मतलब कि रन लाइक अ हेल। तो अब ये सारी बातें लिवाई को समझ में आ चुकी थीं, और अब ये भी बात वो समझ चुके थे कि जो मैडम बार्तो हैं वो यहाँ पर इन्हीं सारे सीक्रेट्स को छिपाने के लिए 2 सैनिकों को असाइन करवाकर पूरे देशों दुनिया से सब कुछ सीक्रेट छिपा करके रख रही हैं। यानी कि ना यूएस गवर्नमेंट, ना रशिया गवर्नमेंट, ना उनके प्रेसिडेंट तक को मालूम है कि यहाँ पर एक सीक्रेट फैसिलिटी में कुछ इल्लीगल काम भी चल रहे हैं। हालांकि जो मैडम बार्थ थीं वो यहाँ का सारा काम कुछ ड्रोन के थ्रू करवाया करती थीं, क्योंकि इंसान तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत और भी थी कि अगर मशीन गन में गोलियां खत्म हो जाएंगी तो ड्रोन थोड़ी ना आकर के भरेंगे। यही वजह थी कि यहाँ पर लोगों का होना भी ज़रूरी था, ईस्ट और वेस्ट टावर में। अब यहाँ पर इन दोनों को सच्चाई तो मालूम चल चुकी थी, मगर इस वक्त इन्हें यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये लोग जब चलते चलाते आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्रिएचर्स वहाँ पर इन्हीं के वेपन से भरा हुआ बैग इन्हीं के सामने रख देते हैं। ड्रास को लगता है कि ये ज़रूर इनकी कोई चाल होगी, मगर इस वक्त इन्हें अपनी गोलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर गोलियां नहीं होंगी तो ये लोग मारे जाएंगे। तो ड्रास उस बैग को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी एक घुड़सवार ड्रास को अपने साथ ले जाकर एक रेड जोन में ले आता है। मतलब रेड जोन और भी ज़्यादा खतरनाक होता है येलो और पर्पल वाले से भी, और उसे ले जाकर अपने अड्डे में कैद कर लेता है और उसके डीएनए को चेक करने लगता है। अब बेसिकली ये वाले जो क्रीचर भाई साहब हैं, इनका नाम होता है बी शॉ, जो कि 1946 में काम करने वाले यहाँ के पहले सैनिक थे जिनकी ई टावर पर पोजीशन दी गई थी। अब वो बदले कैसे? तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो ब्लैकमेल कंपनी है, जब उन्होंने गोली मारकर शॉ को नीचे पटका होगा तो वो गॉर्ड्स की इस धुंध में इफेक्टेड हो गया होगा, और इसी रीज़न से अब यहीं का ही होकर रह गया होगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि ये जो जहरीली गैसें यहाँ पर गॉर्ड्स में फैली हुई हैं, अगर इंसान का इस गैस के थ्रू इफेक्ट होगा तो वो 5 दिनों में सेम टू सेम इनके जैसा बन जाएगा। यहाँ पर बी शॉ ड्रोसा को घायल कर देता है और उसका डीएनए चेक करता है। उसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर नए हैं, क्योंकि 5 दिन तक ड्रोसा एक अजीब हाइब्रिड प्राणी में बदल जाया करती थी। ड्रोसा को लगा कि यह प्राणी उसके लिए खतरा है, इसलिए उसने खुद को उससे अलग कर लिया और उसे लड़ने लगी। लड़ाई के दौरान ड्रोसा के हाथ में एक नुकीली वस्तु आ जाती है, जिससे वह बार बार इस मानव जैसी पेड़नुमा चीज़ पर हमला करती है, लेकिन उसे मार पाना असंभव था। वह कहती है कि वह इंसानों की तरह ऑक्सीजन में सांस ले सकती है और पेड़ों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकती है। इससे पहले कि वह ड्रोसा पर हमला कर उसे मार डालती, लीवी पीछे से आ जाता है। वह दूर से उस पर गोली चलाता है और फिर उसकी सारी जड़ों को आग लगा देता है। अब ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ जाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ एक अजीब सा जाल था जो मानव और पौधों के डीएनए से बना हुआ था। इस जाल में कई मानव अंग थे और ये पेड़ों की जड़ों की तरह एक नेटवर्क के रूप में फैला हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ इंसान और पेड़ आपस में जुड़े हुए थे। अब उन्हें जोखिम उठाना था। ये लोग जाल में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सावधानी से रास्ता बनाते हुए। लेकिन अचानक ड्रोसा का पैर गलत जगह पड़ जाता है, जिससे यह मानव जैसा पौधा अपनी जड़ों के साथ सक्रिय हो जाता है। यह तुरंत ड्रोसा पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वह पौधा कुछ कर पाता, लीवी ड्रोसा को जाल से बाहर खींच लेता है और अपने फायर गन से पौधे को जला देता है। रेड जोन में उन्हें आखिरकार एक कार मिलती है जो उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। वे कार में बैठते हैं और ब्लू जोन की ओर बढ़ते हैं। इस कार की मदद से वे जल्दी ही ब्लू जोन पार कर लेते हैं और येलो जोन में प्रवेश करते हैं, जहां पेड़ जैसे इंसान उन पर फिर से हमला कर देते हैं। लीवी उनसे लड़ता है, जबकि ड्रोसा एक रस्सी खोज लेती है जिससे वे ऊपर चढ़ सकते थे। लेकिन नीचे मौजूद गैजेट खराब हो चुका था, इसलिए ड्रोसा जीप को रस्सी से बांध देती है ताकि वे इसकी मदद से ऊपर चढ़ सके। जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगते हैं, गॉर्ड्स के प्राणी उनका पीछा करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं।
ड्रोसा और लीवाई बिना हार माने उनसे जमकर लड़ते हैं। चढ़ते चढ़ते वे कार से ही उन प्राणियों पर गोली चलाते हैं। एक थका देने वाली लड़ाई के बाद जब वे अपने गंतव्य के करीब होते हैं तो लीवी एक चालाकी भरा कदम उठाता है। वह अपनी जीप के पेट्रोल टैंक को खोल देता है, जिससे ईंधन नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, लीवी अपने फायर गन से उस ईंधन में आग लगा देता है, जिससे नीचे मौजूद सभी प्राणी जलकर मर जाते हैं। अंततः वे शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और गॉर्ज के बारे में एक बड़ा रहस्य उजागर कर देते हैं। अब सच्चाई जानने के बाद वे फैसला करते हैं कि वे अब इस परिवार के मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोनों इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ड्रोसा लीवी को बताती है कि उसके पास फ्रांस में एक गुप्त जगह है जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। इस समय वे ड्रोसा के वेस्ट टावर पर होते हैं। लीवी उसे कहता है कि वह अपने टावर में जाकर टाइम बम सेट करेगा, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाए और कोई भी उनके बारे में न जान सके। बम को सक्रिय करने के बाद वह एक मिसाइल लॉन्च करने की योजना बनाता है, जिससे नीचे मौजूद गॉर्ज पूरी तरह से नष्ट हो जाए और परिवार के घातक प्रयोगों को समाप्त किया जा सके। लीवाई ईस्ट टावर की ओर बढ़ता है, जहां मिस बार्थो जैसे ही उसे आते देखती है तुरंत उससे संपर्क करती है। उसने पता लगा लिया था कि गॉर्ज के नीचे उनके कंप्यूटर सक्रिय हो गए थे। वह लीवाई से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन लीवाई झूठ बोलता है कि वह वहां नहीं गया था। मिस बार्थो को तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर लीवाई ने ऐसा नहीं किया तो जरूर ड्रोसा किसी और रास्ते से नीचे गई होगी और गॉर्ज की सच्चाई पता लगा चुकी होगी। ये सोचकर कि वे उसे बेनकाब कर सकते हैं, मिस बार्थो फैसला करती है कि अगले दिन वह ड्रोसा और लीवी दोनों को मार डालेगी ताकि वे हमेशा के लिए चुप हो जाएं। अगले दिन ड्रोसा और लीवी बम सेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लीवी जैसे ही बम सक्रिय करने वाला होता है, मिस बार्थो एक हेलीकॉप्टर में वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर लीवाई तुरंत समझ जाता है कि वह उसे मारने आई है। वह तेजी से भागने लगता है, जबकि मिस बार्थो के लोग ड्रोन और हेलीकॉप्टर उसका पीछा करने लगते हैं। लीवी जानता था कि उसे भागने से पहले सब कुछ नष्ट करना होगा। वह धीमा पड़ता है और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निशाना लगाता है। मीलों दूर से वह अपने डिवाइस पर गोली चलाता है, जो नीचे मौजूद मिसाइल से जुड़ा हुआ था। जैसे ही गोली लगती है, मिसाइल फट जाती है और पूरी फैसिलिटी नष्ट हो जाती है। लीवी तेजी से बचने के लिए दौड़ता है, जबकि ड्रोसा योजना के अनुसार पहले से ही जितना दूर हो सकता था भाग रही होती है, लेकिन किस्मत उन्हें फिर से एक नहीं होने देती। ड्रोसा विस्फोट में बच जाती है, लेकिन लीवी विस्फोट की चपेट में आ जाता है और पानी में गिर जाता है, जिससे उसे मृत मान लिया जाता है। अच्छी खबर यह थी कि गॉर्ज के नीचे मौजूद वह खतरनाक फैसिलिटी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिससे दुनिया के लिए खतरा भी समाप्त हो गया था। बच जाने के बावजूद ड्रोसा फैसला करती है कि वह 5 दिनों तक किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं जाएगी। चूंकि वह गॉर्ज में रही थी, उसे डर था कि अगर उसे कोई वायरस हुआ हो तो वह इन दिनों में प्रकट हो सकता है। 5 दिन बीतने के बाद जब उसमें कोई बदलाव नहीं आता तो वह आखिरकार सभ्यता की ओर बढ़ने का फैसला करती है। कई सालों बाद ड्रोसा को अभी भी लीवाई की यादें सताती रहती हैं। वह अक्सर उसकी लिखी हुई कविताएं पढ़ती है और उसे याद कर रोती है। वह फ्रांस में उस गुप्त जगह पर बस चुकी है जिसका उसने कभी जिक्र किया था, और अब एक वेट्रेस के रूप में काम करती है। एक दिन जब वह काम कर रही होती है, कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। लीवाई उसके सामने आ जाता है। वह उनके पुराने तरीके से उससे संवाद करता है और लिखता है, क्या मुझे रैबिट पाई मिलेगी, जो उनके आखिरी डिनर की याद दिलाता है। ये देखकर ड्रोसा खुशी से झूम उठती है। वह उत्साह से दौड़कर लीवाई को कसकर गले लगा लेती है। उनके इस भावनात्मक और अप्रत्याशित पुनर्मिलन के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।